नमस्कार, कबूतर बाबा के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट का नाम है लाइक शेयर कमेंट और इस सेगमेंट को लाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हर बार आपको हम एक खास शख्सियत से मिलवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके सफर के बारे में बताएंगे और वो इसलिए ताकि उससे कुछ आप सीख सकें, कुछ जान सकें कि वो अनुभव आपके साथ आपके जीवन में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, कैसे प्रयोग हो सकते हैं। साथ ही जो भी नई अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी नई चीज़ें हैं, नए समाचार हैं या जो भी नया ट्रेंडिंग टॉपिक है, उससे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो दरअसल एक विषय नहीं, 2 विषय हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके जो सूत्रधार हैं, उनसे भी आपको मिलाता हूँ। तो विषय नंबर 1 और विषय नंबर 2 और इन दोनों ही किताबों को लिखा है श्री अगम जैन जी ने। तो पहले तो अगम जैन जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है अगम जैन जी इस खास कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अब परिचय आपका करा दूं कि श्री अगम जैन जी भारतीय पुलिस सेवा 2016 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के एडीसी हैं, परिसहाय, अगर हम हिंदी में कहें तो परिसहाय। तो एक आईएएस अधिकारी या एक आईपीएस अधिकारी या किसी ऐसे विशेष अधिकारी द्वारा लिखी हुई कई सारी किताबें हमने देखी हैं अगम जी। और जब हम कई बार उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने 25 साल की सर्विस कर ली है, 20 साल की सर्विस कर ली। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया अपने अनुभव को या अपनी यात्रा को, अपने जो काम है उनके बारे में। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि हाँ, मैं किसी एक काफ़ी एक्सपीरियंस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, उसको मतलब 25-30 साल की सर्विस। लेकिन जब मैंने आपको देखा, आप काफ़ी यंग हैं और एक यंग लेखक के द्वारा, एक यंग अधिकारी के द्वारा इस तरह से 2 किताबें लिखी गई। इन किताबों पे हम बात करेंगे। बता देते हैं, डिकोड यूपीएससी एक पहली किताब है और फिर है कभी गाँव कभी कॉलेज। तो इन पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक अधिकारी के लेखक बनने का जो सफर है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। मैं पहले से ही थोड़ा बहुत लिखता रहता था बचपन में, लेकिन एकदम लेखक बनने का कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुख्य रूप से जब हमने यूपीएससी की पढ़ाई की, बहुत सारे किताबों को पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ा, तब लगा कि ये लोग कैसे लिखते होंगे, कैसे इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी होंगे, लिखना तो दूर की बात है। लेकिन जो हिंदी में लेखन है उसकी शुरुआत हुई जब मैं सेलेक्ट हो गया था और उसके बाद मैं मसूरी ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग में एक विषय था कि आपके साथ ही एक पढ़ने वाली, आप ही के साथ ट्रेनिंग करने वाली एक महिला अधिकारी हैं जो दूसरे स्टेट में उनको सर्विस मिली है। उदाहरण के लिए आप हरियाणा में हो, उनको राजस्थान में सर्विस मिली है। अब आप उनकी स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप पत्र लिख के उनको कैसे समझाएंगे। तो ये हेडिंग थी, इसको लेकर के आपको लिखना था निबंध। तब मैंने ऐसे ही रात में जाकर के कुछ लिखा, वो एक अच्छा सा व्यंग्य बन गया। वो पहली राइटिंग थी हिंदी में, मुख्य रूप से व्यंग्य को लेकर के, और वो या थोड़ा सा हास्य लेखन को लेकर के। और जब उसको सबमिट किया, उसको इनाम भी वहाँ पर मिला। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को शेयर किया तो हमारे सारे अधिकारी मित्रों को पसंद आया। फिर उसके बाद में उस महिला अधिकारी के साथ में जो प्रेम पत्र लिखने की एक जो शुरुआत थी, उस पर तो एक पूरी श्रृंखला ही चली, जो हालांकि पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन हमारे अधिकारी मित्रों ने, सबने उनको पढ़ा है और बहुत खुश हुए हैं। तब से फिर मुझे लगा कि धीरे धीरे इस पर कुछ लिखा जा सकता है। और जो यूपीएससी के बारे में किताब है, वो इंग्लिश में जो मैंने लिखी है, वो मेरा पिछले 5 सालों का अनुभव है। अच्छा। तो 2015 में जब मैंने शुरुआत की मुख्य रूप से, और उसके बाद में मैं सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद में कैसी सारी चीज़ें रही, उसके बारे में मैं इंटरनेट पर लिखता था। इंटरनेट पे जब मैं लिखता था तो 2016 से 2020 तक उस पर लगभग 25 मिलियन व्यूज़ भी रहे। और जब इतने व्यूज़ रहे, उसके बाद हमको लगा कि शायद इसको एक ही साथ संकलित फॉर्म में लाया जाना चाहिए। तो हमारे जो पब्लिशर हैं उनके साथ मिलकर के हमने फिर इसको एक किताब का रूप दिया, और फाइनली ये 4-5 महीने पहले सबके बीच में आई। ये डिकोड यूपीएससी की। जी। तो चलिए पहले इसी किताब पर हम बात कर लेते हैं, डिकोड यूपीएससी, माय टेक ऑन यूपीएससी एंड बियॉन्ड। तो इसमें किन किन चीजों का संकलन आपने मूल रूप से किया है और किन माफ कीजिए, किन पाठकों के लिए ये किताब उपयोगी हो सकती है? सबसे ज्यादा उपयोगी है छात्रों के लिए। अच्छा। उसमें भी मुख्य रूप से ऐसे छात्रों के लिए जो यूपीएससी की ओर आना चाहते हैं। तो इसका दायरा आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सीमित है, कि ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए है मुख्य रूप से। इसमें कुछ विषय ऐसे भी हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से ये उन एस्पिरेंट्स के लिए सीमित है। इसमें क्या चीज़ों को समाहित किया गया है, मैं आपको बता दूं कि इसमें
कैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैं खुद कोटा में आईआईटी की पढ़ाई करने गया था, 1 साल रह के भी आया, तब भी फेल हुआ। तो कैसे असफलताओं के बाद में भी आप आगे बढ़ कर के उसको पीछे छोड़ कर के वापस नई शुरुआत कर सकते हैं, क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है, उसमें भी डिवीज़न किए हुए हैं अलग-अलग चैप्टर्स में, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो पूरा डिवीज़न है। फिर उसके बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद में लोगों का कैसा अनुभव आपके साथ होता है, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, ट्रेनिंग एकेडमी में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, चाहे मसूरी के हों, चाहे हैदराबाद के हों, वो मैंने इसमें शेयर किए हैं। चाहे आर्मी के साथ आपका अटैचमेंट हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अटैचमेंट हो, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं। भारत दर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिविल सर्विस का, जहाँ आप बहुत सारे राज्यों का भ्रमण करते हैं, उसको मैंने इसमें समाहित किया है। और उसके बाद फाइनली पुलिस में आने के मेरे शुरू के 3 साल के जो अनुभव हैं, वो मैंने इसमें पुलिस डायरीज करके पुलिस डायरीज करके एक आखिरी चैप्टर है, जी। उसमें मैंने पुलिस के अपने जो मध्य प्रदेश पुलिस के साथ अनुभव रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव, अधिकतर मीठे ही अनुभव हैं, तो वो इसमें मैंने शेयर की हैं, ताकि लोगों को पता चले कि सिविल सर्विस में आने के बाद में उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस तरह से ये पूरी किताब का विषय वस्तु है। ठीक है, तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो किताब बेहतर हो सकती है। एक बात आप बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मैं थोड़ा सा उस पे मतलब किताब से हटके है, आपने बताया था कि आईआईटी की तैयारी करने आप गए थे हाँ, और उसमें आप फेल हो गए। हाँ। तो एक सफल व्यक्ति के द्वारा उसकी असफलता की कहानी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, ये थोड़ा बताइए ना अपने बारे में। इसमें पहला चैप्टर उसी से रिलेटेड है। अच्छा। तो कहानी ये है कि मेरे पास 11th-12th में साइंस और मैथ्स था। ओके। और उस टाइम पर कॉलेज जो हाँ, तो वो चैप्टर उसी पे है अरे और वाह। कॉलेज के ऊपर भी है, दोनों चीज़ों को समाहित करके एक चैप्टर है। तो कहानी ये कि 11th-12th में मेरे पास साइंस मैथ्स था और उस टाइम पे ट्रेंड था, शायद अभी भी वैसे ही ट्रेंड है कि हमको आईआईटी में जाना है, फिर बड़ी नौकरी पाना है, और पैकेज करके एक शब्द नया-नया चला था। वो बहुत पहले से चल रहा कि हाँ, तो आप बहुत पहले से वो मतलब चला इस आ रहा साल से है लगभग ये चल कि रहा है। पैकेज, इतना पैकेज उठाया, उसने इतना पैकेज लगाया और उसके बाद में विदेश चला गया, और दिखेगा कभी नहीं वो लड़का, लेकिन उसके चर्चे गली मोहल्ले में होते बिल्कुल, रहेंगे बिल्कुल। कि 25 लाख का पैकेज, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पैकेज। अखबारों में भी पढ़ते थे हम लोग, तो हमें लगा कि शायद आईआईटी में जाना चाहिए। आता कुछ नहीं था, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। पढ़ने में भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था। जब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था तो पूरा एक तरह से केमिकल लोचा ज़्यादा हो जाता था, बजाय कि केमिकल्स समझ में आए। तो वो दिक्कत रहती थी। तो ऐसे ही करते हुए जब हमारे सारे मित्र 12th के बाद में कोटा की ओर रुख किए, तो सामाजिक प्रेशर समझ लें कि हमने भी कोटा की ओर रुख किया कि तो भई बस कोई इच्छा नहीं थी जाने की। बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, ना मुझे बहुत आइडिया था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट तब दे सकते थे। पहला अटेम्प्ट मैं 12th के बाद में दे चुका था। अच्छा। और उसमें मैं फेल हो चुका था। लेकिन तब मैंने मन को ऐसे मना लिया था कि भई अभी तो 12th के बाद ही दिया है ना, अभी तो 1 साल और है, उसके बाद भी दे सकते हैं। तब वाला अटेम्प्ट वाक़ई में माना जाएगा। तो 1 साल हम कोटा में भी रह लिए, महँगी फीस वाले, सबसे बढ़िया टॉप वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसमें कोचिंग भी ले ली, दिन रात पढ़ते भी रहे, संडे को भी पढ़ते रहे, हॉस्टल भी अच्छा था उसमें रहे, मतलब सारी व्यवस्थाओं से लैस होने के बावजूद भी 1 साल पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन ना होने का ये आलम रहा कि 1-2 नंबर से फेल नहीं हुए। मतलब यदि 5-6 हज़ार रैंक तक के सिलेक्शंस होते हैं तो मेरा नंबर लाखों में था। मैं इतना पीछे उसमें रहा। तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो अपने बस की नहीं है, ये टेढ़ी खीर है। और उस टाइम पे बहुत बड़ा झटका भी लगा, जैसा आप कह रहे हैं। एक थोड़ा-सा आप लोगों से मिलने से हिचकिचाते हो, आपको लगता है कि लोग कैसे देखेंगे, बिल्कुल, फेलियर है बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ कर नहीं पाया है, कोई सोसाइटी कॉलेज का प्रेशर वो इतना बढ़ जाता है हाँ, कि मतलब आप आईआईटी तो छोड़ो, इसको एनआईटी भी नहीं मिला, और एनआईटी में भी हमारे समय पे कुछ एनआईटीज़ थे जो पीछे की रैंक वाले थे, वो एनआईटी भी नहीं मिला। मैंने उसके बाद में फिर स्टेट के भी एग्ज़ाम दिए, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम दिए, धीरूभाई अंबानी, वीआईटी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ले दे करके हर जगह से मैं कंटिन्यूअस फेल हुआ उस पीरियड में। 2-3 महीने में ही सारे एग्ज़ाम हुए और उस पीरियड में मैं सब एग्ज़ाम्स में फेल हुआ। तो वो एक फ़ेज़ था। और मुझे लगता है कि जब मैंने 4 साल बाद यूपीएससी की तैयारी की, तब मुझे वो सारे फेलियर्स के लेसन्स याद आए, और इसी कारण शायद मुझे लगता है कि मैंने 1 ही साल तैयारी करके यूपीएससी निकाली। कमाल है। तो भाई वो लोग जिनको लगता है कि एक एग्जाम नहीं निकला और इसके बाद दुनिया खत्म हो गई और अब क्या करें क्या ना करें, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं, सोसाइटी का प्रेशर भी है। तो अगर ये सब कुछ आसपास कहीं आपने सुन लिया हो, कहीं चल रहा हो दिमाग में कुछ, तो ये अभी जो बात हुई है हमारी अभी 5 मिनट में, तो इसको जरूर दोबारा सुनिए एक बार। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप दोबारा सुनिए कि ये कितनी जरूरी चीज है, हिम्मत नहीं हारना। आप कोशिश करते रहेंगे तो वहां तक पहुंच ही जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना होगा। ठीक, चलिए। तो
डिकोड यूपीएससी जब आपने शुरू किया था, हमने बात की थी, दूसरे उपन्यास पे हम आएंगे, तो मुझे पहली बार सुन के ये लगा था कि ये एक तैयारी करने वाली किताब है, जैसा आपने ही बोला। लेकिन अभी आपने बोला ना कि इसमें कॉलेज एक चैप्टर है, इसके बाद पुलिस डायरीज एक चैप्टर है लास्ट, फिर बीच में दिखता है प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एकेडमी मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये इसका थोड़ा सा मैं मतलब समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये आपकी जर्नी है, क्या ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशनल है इसमें, या उनकी तैयारी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं, या ये पूरी एक कहानी है एक आईआईटी की तैयारी करने वाले लड़के की जो फेल हुआ और फिर आज इस जगह पर। ये सब कुछ का मिश्रण है। अच्छा। ये मतलब एक तरह से खिचड़ी है। ये वैसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिसको आपको हाइलाइटर लेकर के पढ़ना पड़े, जिसके नोट्स बनाने पड़े। लेकिन ये एक नॉवेल भी नहीं है, ये किसी की स्टोरी चल रही हो और एंड तक पहुंच करके हैप्पी एंडिंग होती हो। इसमें दोनों चीजें हैं। बीच बीच में मैंने स्ट्रेटेजी कैसे मैंने फॉलो की थी, या आप लोग सब लोगों को कैसे फॉलो करनी चाहिए, उसका भी जिक्र किया है। विशेष रूप से ऑप्शनल के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स के लिए अलग से, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे, तो उसमें भी मैंने क्या गलतियां की उसको लेकर के मैंने इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी भी इसमें बताई है। और जैसा एक चैप्टर आपने नाम लिया मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने बहुत जनरली कुछ चीज़ें ऐसी, क्योंकि मेरा जैन दर्शन का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो उस फिलॉसफी ने मुझे क्या सिखाया कि जीवन में सारी चीज़ों को कैसे डील किया जाए, तो उससे लेकर के मैंने उस चैप्टर को बनाया है। तो सब चीज़ों का मिश्रण है इसमें। आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत लेसन भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत किस्से भी मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत सीरियस चीज़ भी मिल जाएगी। इस किताब की एक खासियत ये है कि आपको ये पूरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप जितनी पढ़ेंगे मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ इसमें से मिलेगा। और दूसरी खासियत ये है कि आपको इसको एक बार में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप 200वाँ पेज उठा लें, या उसके बाद में 80वाँ पेज उठा लें, या 350वाँ पेज उठा लें, आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी कि आपको लगेगा कि आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज आपने मुझे बताई कि इसको ऐसा नहीं है कि शुरू से आपने शुरू किया फिर हाँ, आखिर तक हाँ। खत्म करना है। चलिए, यूपीएससी डिकोड यूपीएससी के बारे में तो हमने बात कर ली, कभी गांव कभी कॉलेज, जी। ये अब एक उपन्यास है, अब इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक अभी आपकी बात में एक चीज छोटी सी मैंने समझने की कोशिश की, आपने दर्शन की बात की, जैन दर्शन की बात की। तो दर्शन कितना मदद करता है आपको मानसिक रूप से मजबूत होने में, उस पे हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, और आपकी मदद कैसे की दर्शन ने, थोड़ा कुछ बताइए। बहुत ज़्यादा मदद करता है। मतलब मैं बाकी लोगों का तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मदद उसी से मिली है। मैंने अपनी 9वीं से लेकर के 12वीं तक की स्कूलिंग और मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड, दोनों चीज़ें ऐसी रही हैं, मैंने ऐसी जगह से की हैं कि जहाँ पर मुझे जैन दर्शन का थोड़ा-थोड़ा पुट मिलता रहा। ऐसा मिलता रहा कि कम से कम सुख-दुःख के जो हमारे जीवन में अनुभव होते हैं, उससे कैसे डील करना है, वो चीज़ें मुझे समझ में आती रहीं। तो वो दर्शन वैसा कट्टरवादी नहीं है, क्रियाकांडवादी नहीं है कि आपको ये सब सुबह उठ के यही करना है, शाम को सोते समय ये करना है। लेकिन आपका जीवन चलता रहे, उसमें भी बैक ऑफ द माइंड में आपको ये पता रहे कि सही क्या है, गलत क्या है, किस चीज़ से, किस परिस्थिति से कितना जुड़ना है, कितना दूर रहना है, इसके बारे में उसने मुझे बहुत सिखाया। और मुझे लगता है कि सबके जीवन में कहीं न कहीं वो होता है, और नहीं है तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बहरहाल तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग दर्शन को थोड़ा सा समझते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा और समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करेगा। जीवन में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे मोड़ आते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सोचने समझने की जरूरत पड़ी जाती है। तो चलिए, अब अगम जैन जी की दूसरी किताब की हम बात करते हैं। किताब का नाम है कभी गांव कभी कॉलेज, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये एक उपन्यास है, बिल्कुल। काफी पतला सा है, मेरे ख्याल से ये 160 पेज के आसपास 160 का पेज, है। 157 पेज हैं। हाँ। और कभी गांव कभी कॉलेज, ये सुनने में तो लग रहा है कि शायद आपकी कोई कहानी लग रही है, जो आपका ये भी दूसरा एक जो सफर का पहलू है वो भी इसमें कुछ ना कुछ दिखेगा पाठकों को। कुछ अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें चलिए। इसके किरदार जो हैं वो बनाए हुए हैं पिछले, मतलब लगभग 5 सालों में पकी है ये कहानी। ये और प्लॉट कहाँ से आया फिर लिखने का? हाँ, ये प्लॉट को आप ज़रूर समझ सकते हैं कि जब मैं कॉलेज में था, तो मैं लोगों को देखता रहता था, बाकी लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा उनका आचरण है। तो उसको लेकर के किरदार डेवलप होते रहे।
और जब मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि एकेडमी में जाने के बाद मैं लिखने की प्रक्रिया शुरू की, अलग-अलग विषयों पर व्यंग्य लिखना शुरू किए, हास्य लिखना शुरू किया या इवन कविताएँ भी लिखनी शुरू की, तब ये चीज़ और गहरी होती गई कि एक बड़ी कहानी मुझे शायद लिखनी चाहिए, एक बड़ा विषय मुझे लेना चाहिए जिस पर मैं कुछ बात अपनी लोगों के सामने रख सकूँ। अच्छा, ये थोड़ा एक पर्सनल सवाल है। ये दर्शकों में अगर किसी को इससे रिलेवेंट वो करे अपने आप को तो ठीक है, नहीं करे तो ये सवाल मेरा है, मेरा अपने लिए है। मैं जो काम करता हूँ कई बार बहुत अनऑर्गनाइज़ हो जाता है। जैसे मैं खुद कुछ लिखना चाहता हूँ या मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ या किसी से मिलने जाना चाहता हूँ, तो अक्सर मेरे पास ये बहाना होता है कि मेरे पास समय नहीं है या व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। जैसा आपने बताया कि आप अकेडमी पहुँचे, उसके बाद आपकी जो लेखन की इच्छा है वो जागी और फिर आपने ये उपन्यास लिख दिया। ये मैनेज आपने कैसे किया? क्योंकि बड़ा मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है बड़ा टाइट शेड्यूल होता है सुबह से हाँ। लेकर रात तक का और उस बीच में एक उपन्यास के लिए समय निकालना, तो बड़ी अद्भुत देखिए, बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि सिविल सर्विस में और ख़ास तौर से पुलिसिंग में, क्योंकि पुलिस में आपको कंटीन्यूअस फ़ील्ड पे रहना होता है, तो लिखना बहुत कठिन हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। लेकिन आखिरी वर्ष 2 कारणों से, पहला कारण तो ये कि मैं आखिरी वर्ष ट्रेनिंग कॉलेज का एसपी बन कर के पदस्थ हुआ। तो ट्रेनिंग कॉलेज में फ़ील्ड का उतना काम नहीं था जितना कि फ़ील्ड में होता है। और दूसरा कारण ये कि कोविड का समय था, तो कोविड का समय होने के कारण से कंपैरेटिवली ज़्यादा समय मिल पा रहा था। तो कहानी मेरे दिमाग में चल तो रही थी 3-4 साल से, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़्ड वे में लिखने का समय मुझे पिछले वर्ष लगभग कंटीन्यूअस 3-4 महीने मिला और थैंकफुली मैंने उसको यूटिलाइज़ किया कि 3-4 महीने में हर दिन सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठता था और सुबह 45 मिनट या 1 घंटा लिखता था और रात के समय सोने के समय लगभग मैं 45 मिनट 1 घंटा लिखता था। तो हर दिन मैंने लगभग 10 पेज 5-7 पेज के हिसाब से लिखना जब शुरू किया, तो हर दिन जब मैंने 5 से 10 पेज लिखना शुरू किया तो लगभग 4 महीने में मैंने इसको पूरा कर लिया। लगभग 4 महीने में पूरा हाँ, ये लगभग 4 महीने मतलब ये यदि आप दिमाग में कब से चल रहा है इस हिसाब से समय की गिनती करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 3-4 साल लगे। लेकिन लिखने का यदि प्रोसेस काउंट किया जाए तो लगभग 4 महीने मुझे इसमें लगे। 4 महीने आपको लगे। तो वो मैं टाइम मैनेजमेंट की जो बात कर रहा था कि हाँ। वो लोगों की ये अक्सर शिकायत होती है, मुझसे ही कई मेरे दोस्त नहीं मिल पाते हैं, क्या टाइम नहीं है। मैं ही कई लोगों से नहीं मिल रहा, टाइम नहीं है। कुछ काम करना है, नहीं टाइम नहीं है। वो टाइम मैनेज कैसे किया जाए? ये बहुत ज़रूरी ये है जो हाँ, एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हाँ, और हाँ। बाकी लोगों के लिए। ये इस बारे में मैंने डिकोड यूपीएससी किताब में लिखा भी है कि टाइम अच्छा। मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। हालाँकि मुझे लगता है कि अभी उसको ढूँढना थोड़ा-सा कठिन होगा क्योंकि लगभग 450 पेज अच्छा, की ये फ्यू फ्रेंडली एडवाइसेज़ में हो होगा मेरे ख्याल सकता है, से। कहीं न कहीं इसमें जी। होगा। तो लेकिन मैं आपको फिर भी मोटा-मोटा बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए जो काम आपको करना है, सबसे पहले तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। जैसे मुझे बचपन का याद है कि मैं पढ़ाई के लिए यदि मुझे सुबह कोई उठाए तो मैं नहीं उठता था। अच्छा। लेकिन यदि कोई खेलने के लिए उठाए, तो कभी भी उठ कर के जाने के लिए तैयार हैं। हुँ। पढ़ाई के लिए कोई बोले तो थकान लगती है, लेकिन खेलने के लिए 2 घंटे बाद भी कोई बोले तो जाने के लिए तैयार। तो यदि आपका इंटरेस्ट है, हुँ। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। शुरुआत में मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन विषय ही नहीं था और ना मुझे कुछ पता था कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मैं नहीं लिख पाता था। लेकिन जब एक पूरा विषय मेरे दिमाग में चल गया, लगभग मैं पूरी कहानी को देख पा रहा था और मुझे लगता था कि ये कागज़ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मतलब मुझे खुद व्यक्तिगत पछतावा होगा। लोगों को पसंद आएगा कि नहीं वो बात दूसरी है, हुँ। लेकिन मैं नहीं लिखूँगा तो मुझे ज़रूर पछतावा होगा। तो इस कारण से मैं कोशिश करता था कि सुबह उठना ही उठना है और एक बार यदि आपको लगन लग जाती, लगन उसके लिए शायद सबसे अच्छा शब्द होगा, हुँ। तो उस लगन के कारण से आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। यूपीएससी के लिए भी वही लागू है। यदि आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका आगे का गोल क्या है, आप 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या आप उन्हीं छोटे-छोटे कमरों में रहना चाहते हो, जहाँ पर आप पढ़ाई दिल्ली में मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मैं उस छोटे से कमरे में और उस भीड़ में रह कर के नहीं रहना चाहता, ना उस पॉल्यूशन में रहना चाहता। मुझे था कि मुझे 1 साल में ही मेहनत करके निकलना है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप से हो ही जाता है। चलिए बढ़िया। तो अगर टाइम मैनेजमेंट एक आपका विषय है जो जिससे आप जूझ रहे हैं तो ये सलाह आपके लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सकती है। चलिए अब इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। कभी गाँव, कभी कॉलेज, एक लड़का दिख रहा है बैग टाँगे हुए, हाथ में किताबें हैं। तो पीछे पृष्ठभूमि में यहाँ गाँव दिख रहा है और इसके अलावा फिर ये एक शहर है, मेरे ख्याल से कॉलेज है। तो कहानी शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक गाँव से निकला हुआ लड़का शहर पहुँचता है, कॉलेज पहुँचता है और ऐसा इस कवर पेज से मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जी। ये और ये लड़का दोनों सेम है। कहानी ये है कि
कॉलेज जो है एक नया कॉलेज बसाया गया है, बहुत ही हाई प्रोफाइल स्टाइल का, जैसे कि बड़े-बड़े शहरों में होता है। लेकिन उसने बसाया है गाँव के पास में। तो अब ये लड़का जो है, ये रहता गाँव में है, क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल की फीस बहुत ज़्यादा है, जी। लेकिन पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है। तो एक ही दिन में जब वो कॉलेज जाता है और फिर गाँव वापस लौटता है, तो उसे कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज में तो एयर कंडीशन रूम में बैठा है, गाँव में आया तो अपने कमरे में लाइट भी नहीं मिली उसको। कॉलेज में गया तो सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं और जब गाँव में आता है तो प्रॉपर हिंदी में भी बात नहीं हो पा रही है। कॉलेज में तो फर्स्ट एड से लेकर के सारे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, गाँव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं है। तो उन दोनों चीज़ों को लेकर के सारे किरदार जो हैं, अकेला यही लड़का इसका हीरो नहीं है, सारे किरदार एक तरह से इसमें हीरो हैं। और दूसरी चीज़ इसमें से ये है कि सभी किरदारों का गोल यूपीएससी में आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि ये तो फ़िक्शन है, यूपीएससी से बहुत ज़्यादा संबंध है नहीं इसका। बिल्कुल। तो कुछ इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिनका गोल है सरपंच बनना, कुछ का गोल है आईएएस, आईपीएस बनना, कुछ का ऐसा भी गोल है कि हम डिग्री इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमारी शादी हो जाए। तो थोड़ा-सा उसमें हास्य का पुट डालते हुए ये कहानी आगे बढ़ती है और एंड में कहाँ पर पहुँचती है वो सभी पाठकों को तय करना है। ये किस पाठक वर्ग के लिए ज़्यादा उपयोगी है, या हर तरह का पाठक वर्ग जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकता सब तरह का पाठक वर्ग इसे पढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट कनेक्ट वाली बात है, डायरेक्ट कनेक्ट आज का यूथ इससे ज़्यादा कर पाएगा। तो अभी इस किताब को मार्केट में आए हुए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों तक जिन्होंने प्री बुकिंग कराई थी और उन तक पहले पहुँच गई है, उनमें से कुछ रिव्यूज़ जो मेरे पास आए हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी लोगों के हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उन्हें पसंद आई है, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बताया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी कॉलेज में हैं या जॉब जिनकी जस्ट लगी है, उन लोगों को भी ये किताब पसंद आई है। रिव्यूज़ आते जा रहे हैं तो होपफुली मुझे लगता है सभी को ये पसंद आएगी। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपके पाठक हैं वो इसे पसंद करें। बहरहाल आपकी थोड़े से पर्सनल से पूछ लेते हैं, आपको किस तरह के जो लेखक हैं वो पसंद है? किस तरह का गद्य या पद्य जो भी है आपको पसंद है? मुझे वैसे देखा जाए तो मेरे बहुत वेरीड इंटरेस्ट हैं। मुझे इंग्लिश में भी अलग-अलग प्रकार के लेखक पसंद हैं और हिंदी में भी पसंद हैं। जी। तो हिंदी में मैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अध्यात्म और दर्शन, तो मैं अध्यात्म और दर्शन भी पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे उस प्रकार के लेखक भी पसंद है जिसमें प्राचीन आचार्य और विद्वान भी शामिल हो जाते हैं। और नए में देखा जाए तो मुझे व्यंग्य बहुत पसंद है, तो मैंने हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी और मनोहर श्याम जोशी जी को भी थोड़ा बहुत अभी पढ़ना शुरू किया है। तो ये सब लोग हुए और फिर उसके बाद में यदि एकदम सीरियस स्टोरीज़ देखी जाएँ, तो उसमें भी हिंदी में अभी मैंने नया-नया पढ़ना शुरू किया है, तो नहीं अज्ञेय अच्छा। और इस प्रकार के ये जो प्रेमचंद जी को तो बहुत समय से पढ़ा है, तो ये सब भी मुझे पसंद है। ये तो हिंदी की बात हुई, बाकी इंग्लिश में मैंने बहुत पढ़ा है, तो इंग्लिश में नॉन फिक्शन, फिक्शन दोनों ही मुझे पढ़ना पसंद तो ये जो आपके उपन्यास है, ये मेरे ख्याल में ये अंग्रेजी है। हाँ। इसका हिंदी वर्जन है इसका उपलब्ध है? हिंदी वर्जन बहुत ही जल्द आप सब, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर आप सब लोगों के बीच में आ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स वाला वर्ग है वो हाँ, हिंदी भाषी तो बहुत बड़ा वर्ग है। ये तो जो इंग्लिश शायद वाला उनके लिए है, काफ़ी इसकी रीच जो मुझे लगता है दिल्ली और उस तरफ के एरिया में बहुत हुई है, प्रचलित हुई है। और हिंदी में जब किताब आ जाएगी तो मुझे लगता है यूपी, बिहार और ख़ास तौर से हमारा राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ये लोगों में को ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, सवाल नहीं, आपकी ओर से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो क्या करें, क्या ना करें, उनके लिए कुछ सुझाव क्यों, और आपके ज़रिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एक युवा हैं, आप प्रेरणा हैं लोगों के लिए कि कैसे हार कर भी हम जीत सकते हैं और अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। तो जो हमारे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव के पहले एक 2-4 लाइन इसमें से पढ़ना भी बिल्कुल, चाह रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो इसमें 3-4 लाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म तभी सार्थक है जब अपनी पूरी ताकत झोंक कर गप्पे मारे हों। खाना, पीना, सोना तो जानवर बनकर भी कर सकते हैं, लेकिन गप्पे लड़ाने का सौभाग्य ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। और उन गप्पों में भी तीसरे की बुराई शामिल हो तो वो रामबाण औषधि की तरह काम करता है। यदि बहू को पी लिया हो तो सास की बुराई करो, पूरा ज्वर उतर जाएगा। और देवरानी का पेट खराब हो तो जेठानी की बुराई करो, सब डाइजेशन ठीक हो जाएगा। निंदा का फाका करो, गरारे करो और निंदा की ही भाप लो,
तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे वाह, ये चीजों तो को, मतलब वो परसाई जी वाली शैली है बिल्कुल। तो ये पूरी जो किताब है ये पूरी जी। हास्य की शैली में ही लिखी गई है। मैं इसको बहुत ज्यादा हास्य की अपनी तरफ से इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि ये पाठक डिसाइड करे कि वो हंस पा रहे हैं कि नहीं। यदि उनको इसमें से कुछ कटाक्ष और हास्य दिखता है तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना उसमें सफल हो जहां जाएगा। तक मैं मानता हूँ हास्य व्यंग लेखन अपने आप में एक मुश्किल काम है ही, एक उपन्यास का लेखन बहुत बड़ा काम है। खैर, और आखिर में जो आपने प्रश्न पूछा था कि मैं बाकी सब लोगों से क्या कहना चाहूँगा, तो जी। मुख्य रूप से जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में अपना भविष्य, अपने स्वप्न देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका भविष्य और आपका स्वप्न आपके जीवन से बड़ा नहीं है। सबसे पहले हम ये समझ लें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि जिसके लिए आपको लगे कि अब ये जीवन निरर्थक है और अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके साथ हमेशा सुख-दुःख में खड़े रहेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि वो वास्तव में आपसे प्रेम करने वाले कौन हैं। उदाहरण के लिए आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, उनको इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई बहुत बड़े अधिकारी बन गए हैं या आप गाँव में ही नौकरी कर रहे हैं। वो आपको डाँटेंगे, नाराज़ होंगे, आपके असफल होने पर दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो आपसे पहले करते थे। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन दुखीमय हो, क्योंकि आपका जीवन यदि दुखमय होगा तो उनको भी खुशी नहीं हो सकती है। और ऐसे लोग जो आपकी सफलता के साथ आपके साथ जुड़ें और असफलता के समय आपके साथ पीछे हो जाएँ, वो वास्तव में आपसे सही मायने में प्रेम नहीं करते। तो आपको उनकी चिंता भी नहीं होनी चाहिए कि वो क्यों दूर चला गया या चली गई, क्योंकि वो वास्तव में आपसे प्रेम नहीं करते थे, आपकी सफलता से प्रेम करते थे। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मेहनत करेंगे, तो ज़रूर आप कहीं न कहीं अवश्य ही पहुँचेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि आप जैसा चाहते हैं वैसे ही सफल होंगे, लेकिन आपको कुछ न कुछ जीवन में अच्छा मिलेगा। और आखिरी चीज़, एक हम बचपन में प्रार्थना पढ़ते थे स्कूल में, उससे मैं कहना चाहूँगा, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हर बार हम ये ना सोचें कि हमको इसमें सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, हर चीज़ में हमें क्या मिला है उसके बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए। अर्पण करने पे ध्यान दें, दूसरों की सहायता करने पे ध्यान दें। क्या हम रिक्शे वाले से अच्छे से बात करते हैं? क्या हम सब्ज़ी खरीदते समय सब्ज़ी वाले से अच्छे से बात करते हैं? क्या हम घर छोड़ते समय लाइट पंखा बंद करके जाते हैं? क्या हम हमारे यहाँ पे जो काम करने आता है उससे अच्छे से बातें करते हैं? हमारे जो आचरण है दैनिक जीवन में कैसा है? वो बहुत ज़्यादा मायने करता है। और यदि आपके जीवन में अच्छा है वो, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी अधिकारी या बहुत सफल व्यक्ति से भी ऊँचे पद पर हैं। धन्यवाद। बहुत 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 गहरी आपने बातें कही, और भाव जो है, जो अक्सर अब समाज में खत्म होता जा रहा है लोगों में, प्रेम भाव जिसकी आप बात कर रहे थे, उसे समझना, उसे जानना, और बिल्कुल सही बात है कि आप जब तक देना नहीं जानेंगे तब तक पाने का सुख आप ले ही नहीं सकेंगे। बहुत 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 अच्छा लगा मैं अगम जी आपके साथ बात करके, और हम आप सबसे ये गुजारिश करते हैं कि 2 किताबें जिन्हें आप अभी नोट कर लीजिए तो बेहतर है, देख लें, कभी गाँव कभी कॉलेज और बी कोड यूपीएससी। इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको दोनों किताबें पसंद आती हैं, तो अमेज़न पर दोनों किताब एक साथ लेने पर विशेष डिस्काउंट भी उपलब्ध है। हम वो जो लिंक है हम अपने जी, डिस्क्रिप्शन में जी। डाल देंगे। तो अगर आप किताबें खरीदना चाहते हैं तो जो लिंक है किताबें खरीदने का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और दोनों किताबें आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी परिचर्चा रही आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाज़िर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।